जनरल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों मिनरल्स पार्ट 2 आज का ये जो वीडियो है, हमने मिनरल्स शुरू किया था, भारत के खनिज पदार्थों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, यानी कि कितने टाइप के खनिज होते हैं हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन के बीच में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो दरअसल भारत का आर्थिक भूगोल का सेक्शन है, उसमें हम इस पूरे सब्जेक्ट को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि दरअसल दोस्तों मानव भूगोल की एक शाखा है। हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों कि खनिज यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं, राइट। फिर हमने उसके प्रकार बेसिकली 2 प्रकार देखे थे। इसमें हमने देखा था कि खनिज को वाइडली 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक। फिर हमने देखा था कि जो धात्विक खनिज होते हैं, मेटेलिक होते हैं बेसिकली, उन्हें भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला होता है लौह खनिज और दूसरा होता है दोस्तों अलौह खनिज। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन था और हमारा जो डिस्कशन शुरू हुआ था वो धात्विक खनिज से शुरू हुआ था। हमने धातु की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि धातुएं जो होती हैं उन्हें गला करके रूपांतरित किया जा सकता है, कई रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों कि ये बेसिकली जो धातुएं होती हैं वो किसी न किसी अयस्क से प्राप्त होती हैं, यानी कि ओर से प्राप्त होती हैं। हमने ये डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों कि क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं तो इन्हें पीट करके अन्य अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया था रेलवे ट्रैक का, और मैंने आपको बताया था कि वो पिटवा लोहा से बनता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों आप सभी के वैल्यूएबल रिस्पांस के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट, हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये आपका जो चैनल है ये और बड़ा हो सके। आप सभी से हमारा यही अनुरोध रहेगा। और दोस्तों अगर आपको लाइक होता है, अगर अच्छा लगता है सब कुछ, तो प्लीज़ आप लाइक भी करें। तो दोस्तों अब आज का जो टॉपिक है उसको मैं आपको सबसे पहले हमने डिस्कस करना शुरू किया था, वो था दोस्तों लौह खनिज या लौह अयस्क, राइट। लौह अयस्क हमने डिस्कस करना शुरू किया था, ओके। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये आयरन ओर दरअसल होता क्या है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आयरन ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। देखिए जो लोहा होता है दोस्तों वो पृथ्वी से सीधे तौर पर नहीं निकलता। सरल भाषा में आपसे ये कहूँ, दरअसल जो खनिज लोहा होता है या आयरन ओर होता है वो एक प्रकार का एक ऐसा प्रोडक्ट है पृथ्वी से प्राप्त होने वाला, जो शुद्ध रूप में तो प्राप्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके अयस्क जो कि चूने, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिका, सल्फर यानी जिसे गंधक भी कहा जाता है, तथा तांबे के साथ मिश्रित अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलेंगे कि जो लौह खनिज होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, इस पर कोई भी दो राह नहीं है, ठीक है। खनिज लोहा जो होता है वो भूपटल पर शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता, यानी कि कहीं से आपको डायरेक्ट लोहा नहीं प्राप्त होता, बल्कि ये अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, और प्राप्त होती है। और वो दोस्तों उसके साथ में चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिका, सल्फर, तांबा आदि मिश्रित रहते हैं। तो अब हम जो इस मैप में मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि इस मैप में हम उन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर दरअसल लौह अयस्क उत्पादित होते हैं, यानी पृथ्वी के गर्भ से ये अयस्क निकाले जा रहे हैं जिससे लोहा बनता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, नोट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लौह अयस्क, और सबसे पहला पॉइंट लिखना शुरू करिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत का लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहते हैं, तो आपको जो अपनी थ्योरी बनानी है उससे ऐसा बनाना है जो आप उसको हमेशा लिख सकें। तो आप अभी यहाँ पर लिखिए कि भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, फिर कौन सा स्थान है वो मैं आपको एक पूरी लेटेस्ट डेटा के साथ आपको सब कुछ बताऊंगा,
ठीक है। एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मिनरल्स से रिलेटेड पूरी रिपोर्ट रहेंगी, ठीक है। मतलब भारत का विश्व में स्थान और भारत में राज्यों का स्थान, फिर उन सभी में मध्य प्रदेश का स्थान। मैं इस तरह से पूरा एक डेटा आपके लिए लेकर के आऊँगा, आप परेशान ना हो। फिर अगला पॉइंट नोट करिए, भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ संरचना की चट्टानों से होता है, प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसमें जीवाश्म प्राप्त नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरी बताई थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, उनसे भारत में लगभग जितने जगह धातुएं प्राप्त होती हैं, उन धातुओं का प्राप्ति स्थल धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही हैं। यानी कि वो स्रोत जहाँ से आपको धातुएं प्राप्त होंगी वो कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहाँ भी पाई जाएंगी वहाँ पर आपको दोस्तों मिनरल्स तो मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो धातु वाले मिनरल्स होंगे, यानी कि धातुएं प्राप्त होंगी। अब मैं सबसे पहले आपको धारवाड़ क्रम के चट्टानों के विषय में ही बता देता हूँ। दोस्तों धारवाड़ जो है वो एक जिला है कर्नाटक का, ठीक। तो आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कर्नाटक में जब ये जिला ही है तो वहाँ पर प्राप्त होने वाली चट्टानों को उस जिले का नाम से ही वो चट्टाने का नाम हो गया है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी आपको कि दोस्तों ये हैं कहाँ पर? तो ये हैं कर्नाटक में। तो अब दोस्तों कर्नाटक अग्रणी रहने वाला है मेटल प्राप्ति में। मैंने कल भी एक रिलेशन आपको बताया था KGF मूवी से, कोलार गोल्ड फैक्ट्री जो आई थी, तो गोल्ड भी वहीं प्राप्त होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कहाँ कितना ज़्यादा कम प्राप्त होता है मैंने आपको बोला है, मैं आप एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट नोट करिए, तो भारत की लौह अयस्क की मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की संरचनाओं में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। अगला पॉइंट नोट करिए, विश्व के कुल लौह अयस्क का लगभग 3% भाग भारत से ही निकाला जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, विश्व के कुल लौह अयस्क का 3%, राइट, 3%, विश्व का जो 3% लौह अयस्क है वो भारत शेयर करता है। और मांग कम होने के कारण कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक निर्यात कर दिया जाता है। यानी कि भारत में जितना लौह अयस्क होता है उसका 50% भारत क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि बाहर भेज देता है, यानी कि निर्यात कर देता है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है कि भारत कुल विश्व के लौह अयस्क उत्पादन का 3% शेयर करता है। दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों, भारत ये जो 3% उत्पादित करता है उसका 50% बाहर भेज देता है। उसका कारण क्या है कि भारत में डिमांड ना होने के कारण और अच्छा पैसा ना मिलने के कारण, ये दोनों रीज़न है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिए, गोवा में उत्पादित होने वाला संपूर्ण लौह अयस्क निर्यात कर दिया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाइए कि यहाँ पर गोवा है, ठीक है, और गोवा में जो लौह अयस्क उत्पादित होता है, ठीक, इससे पूरा निर्यात कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक MCQ का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आयरन ओर का, ठीक है। तो वो कौन सा है दोस्तों? बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? गोवा, ठीक है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा और आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादित भंडारों में लगभग 95%, राइट, 95% जो आपका दोस्तों भंडारण है, ठीक, वो कहाँ पर है? वो दोस्तों आपको ओडिशा में है, ठीक है। देखिए भंडारण और उत्पादन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर भंडारण अलग चीज़ है और उत्पादन अलग चीज़ है, ठीक है। भंडारण जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि भारत में बेसिकली बिटुमिनस क्वालिटी का कोल पाया जाता है, लेकिन एंथ्रेसाइट क्वालिटी का कोल भी भारत के कुछ इस पार्ट में पाया गया है। यहाँ पर आपका सियाचिन के कुछ क्षेत्रों में भारत के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है एंथ्रेसाइट क्वालिटी ऑफ कोल। तो भंडारण तो है पर प्रोडक्शन वहाँ पर हो कैसे? बहुत ऊंचाई है, बहुत ही दुर्गम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर।
तो ये दो अलग पॉइंट हैं, इसे बहुत क्लियर समझ लीजिए कि भंडारण अलग चीज़ होती है। तो मैंने ओडिशा का जो नाम लिखा है दैट इज रिलेटेड टू स्टोरेज कैपेसिटी। भंडारण की दृष्टि से ओडिशा में 95% आपको आयरन ओर की संभावना है। लेकिन अब मैं आपको इस सीरीज के बाद इस पॉइंट के बाद कुछ चीज़ें और ऐड करता हूं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं 90% जो 95%, कुछ लोगों के डाउट हो गया होगा दिमाग में कि पूरा 95% ओडिशा नहीं, ओडिशा एक क्रम है दोस्तों, ठीक है, ओडिशा एक क्रम है। अब मैं आगे लेके चल रहा हूं, तो आपको इन शीर्ष राज्यों का नाम नोट करते चलना है, ठीक है, जिनका नाम मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ओडिशा का नाम लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे झारखंड, ठीक, सबसे पहला ओडिशा, उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है झारखंड, ठीक, तीसरा लिखेंगे छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है, और चौथा दोस्तों लिख लीजिए कर्नाटक, पांचवा लिख लीजिए गोवा, ठीक, और फिर अगला लिख लीजिए दोस्तों आंध्र प्रदेश एपी, राइट। नेक्स्ट लिख लीजिए दोस्तों तमिलनाडु, ओके। ये बेसिकली 7 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आयरन ओर मिलने की संभावना है। अब बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपको एक लाइन बोली है कि प्रायद्वीपीय भारत में, तो देखिए ये बेसिकली सेक्शन हो गया। तो अगर मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन होता कि भारत के किन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में आयरन ओन प्राप्त होता है, कृपया श्रेणी में लगाइए, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं आपसे अगर पूछता है, और आपको उसी में एक ऑप्शन ऐसे पूछ लेते कि निम्न में से किस में नहीं पाया जाता, तो याद रख लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत जहां खत्म हो जाता है उसके ऊपर आपको ऐसी एक भी संभावना नहीं दिख रही है इस मैप में जहां पे आपको क्या दिखे, आयरन ओर की खान मिले, ठीक है। तो एक चीज बहुत क्लियर कर लीजिए कि भारत की इस क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में आपको एक भी बड़ा कोई संचित क्षेत्र आयरन ओर का नहीं प्राप्त हुआ है अब तक, इसीलिए आपने अभी तक कोई भी खान नहीं लगाई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, अब मैं मध्य प्रदेश की दृष्टि से आ जाऊं दोस्तों, मैं राज्य वाइज चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये राजस्थान का एक जगह है बांसवाड़ा, वहाँ पर आपको बेसिकली मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों के बॉर्डर पे पड़ता है ये बांसवाड़ा, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में आ जाइए तो देखो दोस्तों यहाँ पे इंदौर है, ठीक, फिर जबलपुर, कटनी, राइट। फिर इधर आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो आपको छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, राइट, आप देख रहे हैं यहाँ जगदलपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेल्ट है जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आयरन ओर की बहुत संभावना है। फिर देखिए दोस्तों ये पूरा रीजन जो अभी हमने गोवा का डिस्कस किया, और इसके सटा हुआ रीजन दोस्तों आपका कोंकण तट यानी कि कर्नाटक का वो रीजन जहाँ पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होंगी। फिर इसी से सटा हुआ दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कुडप्पा, दिख रहा है आपको ये कुडप्पा क्षेत्र, मैं कुडप्पा के क्रम की चट्टानों के विषय में डिस्कस करूंगा। दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानें वहाँ पे आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा, उसके नाम पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको कुडप्पा का जो क्षेत्र दिखेगा यहाँ पर भी आपको आयरन ओर मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो मैं देखिए आपको ये मैप थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल्स दिख सकें, राइट। तो दोस्तों आपको अब आई होप बिल्कुल क्लियर सब कुछ दिखेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो एक जगह है बोकारो, ठीक है, आपने सुना होगा बोकारो में स्टील प्लांट है, ठीक। मध्य प्रदेश और बेसिकली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक पार्ट स्पेस होता है, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक फैक्ट्री आती है दोस्तों, उसका नाम है हिंडाल्को, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि आखिर इसका रोल कहाँ पे आता है और किस मटेरियल पर बेस्ड होगी इन स्टील इंडस्ट्री। इसका नाम क्या है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में यह लिखा है हिंडाल्को, इसका कंपनी का नाम है हिंदुस्तान, राइट, IHND, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। ये लिखा क्या हुआ है, हिंडाल्को, ठीक है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
तो इस तरह से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि ये जो पूरे रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कर्नाटक का जो बेल्लारी आता है, कडप्पा आता है, फिर यहाँ पे आपको धर्मतरी आता है, ठीक है, ये क्षेत्र आ गया। फिर और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको तमिलनाडु का सेलम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो ये तिरुचिरापल्ली पड़ता है। ये सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तिरुचिरापल्ली मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, जब पोर्ट्स भारत के जितने बंदरगाह हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा, तो देखिए इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ये जो बेसिकली बंदरगाह होंगे जो समुद्र के किनारे हैं, बिल्कुल जो क्षेत्र हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आयरन ओर प्राप्त हो रही है, यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ का जो पूरा प्रोडक्शन है इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो हम आगे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मतलब एक तो इनकी अवेलेबिलिटी और उसके बाद इसके किनारे पोर्ट का अवेलेबल होना, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ अच्छी कीमत मिले अपने लोहे को, यानी कि लोहे के इसको बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। ये पूरा मुल्क चाहता है, पूरा देश यही चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस मैप को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का हमने डिस्कस कर लिया है, इंदौर, कटनी, जबलपुर। फिर यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप बेसिकली महाराष्ट्र में, तो आपको चंद्रपुर मिलेगा, अलीदाबाद मिलेगा, ठीक है, चंद्रपुर, अलीदाबाद, आगे मिलेगा भद्रा, राइट। अगर हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पाली पड़ेगा, बेसिकली कर्नाटक में। चित्रदुर्ग एक जगह है, इंपॉर्टेंट है ये भी, चित्रदुर्ग में पड़ेगा, ठीक है। फिर केरल में आ जाएंगे तो कोझिकोड, आप देखे होंगे, मतलब आपने सुना होगा कोझिकोड, यहाँ पर कोझिकोड में भी पड़ता है। फिर यहाँ पे नीलगिरी की जहाँ पहाड़ी है, यहाँ पर भी दरअसल ये अयस्क प्राप्त हुए हैं। तो ये पूरा वृहद क्षेत्र है दोस्तों। अगर आप ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर तो बोकारो के बगल में इस्को का प्लांट पड़ता है, आपने देखा होगा, इस्को जगह है। फिर यहाँ पर सिंह भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सिंह भूमि, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और हल्दिया क्षेत्र है, ठीक है, हल्दिया में आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह केंदुझाड़, ठीक है, ये राइट, झरगढ़ कहा जाता है इसको, ठीक है, इसे याद रख लीजिए। ये नीचे एकदम मिलेगा आपको, जस्ट वे ऑफ बंगाल के पास में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, केंदुझरगढ़ या केंदुझागढ़ भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे बहुत अच्छे से नोट करिए। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी ऐड करते चलना है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि भारत में लौह अयस्क के कुल संरक्षित भंडारों में 95% जो शेयरिंग होती है वो बेसिकली कौन कौन कर रहे हैं, तो ओडिशा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद झारखंड कर रहा है, ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ कर रहा है, राइट, उसके बाद कर रहा है दोस्तों कर्नाटका, राइट, और उसके बाद दोस्तों कर रहा है गोवा, ओके, फिर है आंध्र प्रदेश और छोटा सा भाग होगा यहाँ पर तमिलनाडु का। इन सभी जगहों पर आपको 95% ओर्स की अवेलेबिलिटी है आयरन ओर की। इसका मतलब ये जो 5% बचा है दोस्तों वो कहीं भी भारत में प्राप्त हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अब तक जो हमारे पास डेटा है, लौह अयस्क भंडार के शीर्ष राज्य अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो शीर्ष राज्यों की अगर मैं कहूँ यहाँ पर बात कहूँ तो आपसे, तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कर रहा हूँ बेसिकली भंडारण की। मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी सर अभी आपने भंडारण की दृष्टि से तो बताया है कि क्या है ओडिशा, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो 95% भंडारण है वो इस सीक्वेंस में पाया जाता है। लेकिन एमंग बेसिकली ये जो पूरे स्टेट्स हैं इन सभी में वर्तमान जो डेटा है हमारे पास, जो अभी तक जो सर्वे हो पाया है, उस सर्वे के आधार पे पहले ओडिशा था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक, ये शीर्ष पर हो चुका है। और दोस्तों उड़ीसा इसमें दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और तीसरा है दोस्तों भंडारण की दृष्टि से आपका झारखंड, ठीक है, ओके, भंडारण की दृष्टि से। आप अगला नोट करिए, इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, उत्पादन की बात करूं, ठीक है, उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला आ जाता है ओडिशा, राइट, उसके बाद आपका सीजी छत्तीसगढ़ और तीसरा दोस्तों आ जाता है कर्नाटक। तो इसको याद रख लीजिएगा।
इससे भी लेटेस्ट जो डेटा होंगे दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में प्रॉपर लेकर आऊँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसे लेकिन नोट कर लीजिए, जो भी चेंज होगा उसे हम आगे आपको बताएंगे। अब इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या आ जाता है कि लौह अयस्क की प्रमुख पेटियां, ठीक, लौह अयस्क की प्रमुख पेटियां, जिसके पहले मैंने आपको बताया था वो भारत में खनिज की पेटियां थी। अब मैं केवल लौह अयस्क पर फोकस कर रहा हूं, तो सबसे पहला नोट करिए वो है दोस्तों झारखंड प्लस ओडिशा, या झारखंड से लेकर के ओडिशा की पेटी, ठीक। नेक्स्ट आती दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पेटी। नेक्स्ट है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पेटी, और उसके बाद आती है दोस्तों गोवा और महाराष्ट्र की पेटी, ठीक है। इस पूरे रीजन में आप बेसिकली जब देखेंगे तो मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत का अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये जो पूरा रीजन है दोस्तों भारत का, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में दरअसल भारत का जितना भी लोहा है यानी कि लौह अयस्क है, वो पूरे इस रीजन में प्राप्त होने वाली पेटियों के बीच में, राइट। अगर आप यहाँ से झारखंड से ऊपर से और ले लें थोड़ा सा, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राइट, ओके, फिर आगे आ जाएगा गोवा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, राइट। और इस पूरे रीजन में अगर आप पूरा ड्रॉ करके देखें तो ये पूरा जो बेसिकली इन्फ्लुएंस रीजन है आपको मिलेगा। इस पूरे रीजन में दरअसल भारत में इस पूरे रीजन में आपको लौह अयस्क प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि लौह अयस्क के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के लौह अयस्क प्राप्त हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार हैं दोस्तों, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, मैग्नेटाइट इसका फॉर्मूला है Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट FeOH.N(H2O) और सिडेराइट FeCO3। बेसिकली इन्हें आप इनके नाम से याद रख लीजिए। ये जो सीक्वेंस भी है दोस्तों 1 2 3 4, ये सीक्वेंस ये बताता दोस्तों कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। कौन सा? मैग्नेटाइट। इसमें जो दोस्तों आपको लौह तत्व यानी कि धातु जो तत्व होंगे वो लगभग 72% प्राप्त होंगे। ये डेटा याद रखिएगा, 72% इसमें क्या प्राप्त होते हैं? धातु के अंश प्राप्त होते हैं। अभी हालांकि मैं आपको एक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। तो ओके, शुरू करते हैं हम लोग, इसको प्रॉपर डिस्क्राइब ही करते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, उसका नाम लिख लीजिए मैग्नेटाइट, ठीक। और मैग्नेटाइट में नोट करते चलिए। सबसे पहला लिखिए इसमें कि इसमें इसका जो रंग होता है दोस्तों, वो इसका रंग जो होता है ब्लैक होता है, ठीक है, राइट। तो इसका रंग दोस्तों काला होता है। इसमें धातु अंश 72% होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों नोट करिए यहाँ पर कि इस अयस्क का, राइट, इस अयस्क का लगभग 92% जो भाग है वो दोस्तों दक्षिण भारत से प्राप्त होता है, ठीक है। राइट, इस अयस्क का लगभग 92% भाग जो है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिए दोस्तों कि यह भारत में झारखंड के सिंहभूम, कर्नाटक के कुद्रेमुख, तमिलनाडु के सेलम या सलेम और आंध्र प्रदेश के कृष्णा कुरनूल क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पर कि यह मुख्यतः ओडिशा के झारखंड के किस क्षेत्र में? सिंहभूम, ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक के कुद्रेमुख,
ओके, तमिलनाडु के सेलम, ओके, और आंध्र प्रदेश के बेसिकली कृष्णा कुरनूल क्षेत्र में पाया जाता है। कृष्णा कुरनूल क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो मैंने बात किसकी की दोस्तों? मैग्नेटाइट की बात की है। इसका रंग काला होता है, धातु अंश 72% होता है। इस अयस्क का लगभग 92% भाग जो है वो दक्षिण भारत में ही प्राप्त हो रहा है। और अलग अलग जगहों पर अगर हम प्राप्ति स्थल देखें तो झारखंड में सिंह भूमि का क्षेत्र, कर्नाटक का कुद्रेमुख, तमिलनाडु का सेलम और आंध्र प्रदेश का कृष्णा कुरनूल क्षेत्र बेसिकली मैग्नेटाइट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसे ब्लैक ओर भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ब्लैक ओर भी कहा जाता है मैग्नेटाइट को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ कि धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी जिलों में भी इसकी खदानें आपको कर्नाटक में मिलती है। तो जो कुद्रेमुख का जो क्षेत्र है बेसिकली वहाँ पर बड़े मात्रा में ये आपको निकाला जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट की हमने बात की। ओके, अगला इंपॉर्टेंट नोट करते चलिए। नेक्स्ट इसी के नीचे सेकेंड नंबर, पॉइंट नंबर 2, जिसे कहते हैं हेमेटाइट, ठीक। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर ही यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें नोट कर लीजिए ब्रैकेट में ही। आपको एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि सबसे अच्छा चुंबक लौह अयस्क कौन सा है? तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि यह सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। ठीक है, चुंबकीय लौह अयस्क का मतलब दोस्तों इसमें मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है? दैट इज द टर्म ऑफ फिजिक्स। मैग्नेट क्या होता है आप सभी जानते होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा दोस्तों, बच्चों को एक चुंबक को धागे में बांध करके बालू के ऊपर रगड़ने पर उसमें कुछ पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। कुछ यही दरअसल गुण होता है, जो आपको मिट्टी में लौह तत्व मिले हुए हैं वो खींच करके आ जाते हैं उस चुंबक के साथ में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर उस चुंबक को देखेंगे या उन लौह तत्वों को देखेंगे तो उसमें भी कुछ समय के लिए मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म एक्चुअली। तो ये जो आपको मैंने लिखा है टर्म कि यह सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह है, मतलब इसमें बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है। मैग्नेट जानते होंगे दोस्तों कि मैग्नेट दरअसल दो पोल होते हैं एक मैग्नेट में, एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल। और मैग्नेट का अट्रैक्शन कहाँ से होता है? नॉर्थ से साउथ की ओर, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। सो आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आप जानते होंगे दोस्तों कि दरअसल मैग्नेटिज्म को जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स की सेक्शन की चीज़ें हैं। लेकिन मैग्नेट एक मटेरियल है, ठीक है। और बेस्ट मटेरियल या बेस्ट मैग्नेट अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो अगर आप इस क्वालिटी का यानी मैग्नेटाइट मटेरियल को यूज़ करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का लाइफ लॉन्ग लास्टिंग टाइप का आपको क्या मिलेगा? चुंबक मिलेगा, या चुंबक आप बना सकेंगे इस मटेरियल से। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। अगला है हेमेटाइट। याद रखिए हेमेटाइट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करते चलिए। इसका रंग बेसिकली दोस्तों सबसे पहले नोट कर लीजिए, तो दोस्तों इसका रंग लाल या हल्का भूरा हो सकता है, ठीक है, लाल या हल्का भूरा हो सकता है। ये अयस्क की बात कर रहा हूं। इसमें जो धातु के अंश हैं, राइट, धातु अंश वो आपको मिल सकते हैं कितने प्रतिशत? 60 से 70%, ठीक है, धातु अंश मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा सर्वोत्तम क्वालिटी का यानी कि सेकेंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है, दैट इज द मीनिंग। तो लिख लीजिएगा ये दूसरा सर्वोत्तम क्वालिटी का लोहा होता है।
अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस अयस्क का लगभग 59%, राइट, 59% जो भाग है वो पूर्वी भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये अयस्क जो प्राप्त होता है उसमें लगभग 60% के आसपास जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वो आपको यानी कि पूर्वी भाग, बेसिकली मैं कहूँगी पूर्वी भाग भारत का आपको देता है, जिसमें झारखंड भी आ सकता है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी आ सकता है। ये सभी क्षेत्र जहाँ पे आपको हेमेटाइट क्वालिटी का क्या मिल सकता है, आपको आयरन ओर मिल सकता है। अब भारत में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ कि भारत में जो अधिकांश लोहा मिलता है वो आपको एक MCQs के फॉर्म में भी आ सकता है, तो वो हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर भी भारत में मिलता है। ठीक है, लगभग कौन सा मिलता है, यानी कि सर्वाधिक कौन सा मिलता है, तो वो हेमेटाइट क्वालिटी का। ठीक है, यानी कि टाइप बी कह सकते हैं। टाइप ए तो आपका हो गया कौन सा, मैग्नेटाइट, टाइप बी कह सकते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट क्वालिटी का जो ओर है, आयरन ओर है, वो भारत में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। अगला नोट कर लीजिए दोस्तों, लिमोनाइट, 3rd नंबर। ओके, लिमोनाइट, इसके संबंध में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। लिमोनाइट दोस्तों, इसमें धातु का जो अंश है वो 40 से कई जगहों पर 60% के आसपास धातु का अंश इसमें प्राप्त होता है। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है, तो दोस्तों इसका रंग होता है पीला, राइट, येलोइश होता है, ये पीला कलर होता है इसका। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये दोस्तों अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए कि इस प्रकार का लौह अयस्क के लिए जो सबसे प्रसिद्ध खदानों में से एक है वो है दोस्तों वेस्ट बंगाल का रानीगंज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो रानीगंज क्षेत्र लिख लीजिए, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, जहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, लिमोनाइट के बारे में। नेक्स्ट लिख लीजिए सिडेराइट। ओके, सिडेराइट के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इस लोहे में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, हालांकि एक एग्जाम में पूछा ही गया है कि किस लौह अयस्क में लोहा और कार्बन दोनों साथ मिले होते हैं, तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लोहा प्लस कार्बन का ठीक ठाक अमाउंट में मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों धातु के जो गुण होते हैं वो 40 से 45% के आसपास प्राप्त होते हैं, 40 to 45%। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कि ये भी बेसिकली दोस्तों अवसादी चट्टानों का विस्तृत रूप है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का विस्तृत रूप है। ओके, तो ये बेसिकली दोस्तों आपके पास हो गए चार टाइप के क्या हो गए, ये आयरन ओर जो प्राप्त होते हैं, लौह अयस्क जो प्राप्त होते हैं पृथ्वी के गर्भ से, धरती माँ के गर्भ से हमें ये प्राप्त होते हैं 4 प्रकार के। अब मैं आपको दोस्तों कल एक पूरी लिस्ट दूंगा कि भारत में इन राज्यों में से जहाँ का मैंने आज मैप में जिक्र किया है उन सभी राज्यों का नाम और उस राज्य में उत्पादित क्षेत्र यानी कि आयरन और उत्पादित क्षेत्र, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको दोस्तों एक यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हालांकि मैं आपसे पूछ भी सकता था लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि आप लोग शायद कमेंट में उसका आंसर ना दे पाएंगे, तो मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ दोस्तों कि खनिज का जो दोस्तों अधिकार होता है या खनिज उत्पादन का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकारों को होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है, ऐसा भारत के संविधान में निहित है। ठीक, अब तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर यानी कि जो कोस्टलाइन एरियाज हो गए भारत के बेसिकली, उन सभी जगहों पर अगर कोई ऐसा क्षेत्र मिल रहा है अपतटीय क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में खनिज उत्पादन का जो दायित्व होता है या खनिज उत्पादन का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिए कि विभिन्न खनिजों के उत्पादन एवं भंडार का जो स्रोत जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है वो है दोस्तों इंडियन मिनरल ईयर बुक
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसे लॉन्च करता है। ठीक है, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये किससे आप प्राप्त हो रहा है, इंडियन मिनरल ईयर बुक आती है और ये जारी करता है कौन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके आगे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टिल देन गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, इतनी बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।